हेलो दोस्तों, NKYG के मास्टर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज से हम लोग इस वीडियो क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लेटफॉर्म का NTPC CBT 1 का प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग आज से इस वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। और दोस्तों आपने अभी तक NKYG के मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों आप किसी भी बुक का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल NKYG के मास्टर को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सभी प्रकार की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। तो दोस्तों पहले हम लोग जान लेते हैं कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है और बड़ी संख्या कौन है। यहां से अगर हम लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो वो हो जाएगा 1 पर 4 ठो 0, ठीक है। और यही अगर देता बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा वो 5 अंकों की, वो हो जाएगा 5 × 9, ठीक है दोस्तों। इस संख्या को अगर 7 से विभाजित करते हैं तो बचता है शेषफल 6। तो इसको 7 से विभाजित करेंगे कि अगर हम इसको 7 से विभाजित करते हैं 5 अंक की सबसे छोटी संख्या को कि 1 पर 4 ठो 0, ये हो जाएगा 14 7 98, यहाँ से बच जाएगा 2, फिर उतरेगा 0, यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14, यहाँ से बच जाएगा 6, फिर उतरेगा दोस्तों 0, तो ये हो जाएगा 7 8 56, यहाँ से बच रहा है 4, ठीक है शेष। लेकिन कितना आना चाहिए, शेष आना चाहिए 6। तो दोस्तों इस संख्या में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ से बच जाएगा शेषफल 6, लेकिन वो संख्या जो हो जाएगा वह संख्या हो जाएगा 1 पर 4 को 0 और प्लस का हो जाएगा 2, यानी कि 10,002 हमारा वो संख्या हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, x और y मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, y और z इसे 18 दिनों में कर सकते हैं और x और z उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि x, y और z मिलकर कार्य को कर सकते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहाँ से दिया है x और y की, ये कर रहे हैं कितने दिनों में, ये कर रहे हैं 12 दिनों में। और y और z कितने कर रहे हैं, y और z मिलकर काम कर रहे हैं 18 दिनों में। और z और x कितने दिनों में कर रहे हैं, z और x मिलकर कर रहे हैं ये 15 दिनों में। दोस्तों यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा कि यहाँ से हो जाएगा टोटल वर्क, इन तीनों का एलसीएम वो हो जाएगा 180। यहाँ से x + y की छत्ते कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 एकम 12, 6 12 5 60 यानी कि 15। y + z की क्षमता आ जाएगा ये 10 और z + x की क्षमता आ जाएगा ये आ जाएगा 12। जैसे अगर तीनों को जोड़ते हैं यहाँ से हो जाएगा x + का y + का y + का z और प्लस का z + का x। और इनकी कार्य की क्षमताओं का जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 12 27, 27 और 10 37, यहाँ से हो जाएगा 37। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 2x + का 2y और प्लस का 2z बराबर में 37। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 1 + का y + का z बराबर में 37। यहाँ से x + y + z के कार्य क्षमता का आ जाएगा 37/2, कि तीनों मिलकर ये कर रहे हैं 37/2 यूनिट 1 घंटा में। लेकिन करना कितना है, 180 यूनिट। यहाँ से हो जाएगा 37/2 बराबर में 180। यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 180 × 2 और बटा में ये हो जाएगा 37। यहाँ से दोस्तों हमारा आ जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा लगभग में 10 12 में, यानी कि ये तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे 10 दिन में। इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि sin थीटा बराबर में 3/√34 और cos थीटा बराबर में 5/√34 हो तो 1 + tan थीटा और बटा में 1 -
cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है sin थीटा बराबर में दिया है 3/√34। तो साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक है। और यहाँ से दिया है cos थीटा बराबर में ये दिया है 5/√34। तो cos थीटा बराबर में होता है आधार बटा में कर्ण, क्योंकि दोनों स्थिति में यहाँ से कर्ण सेम यहाँ से हो जाएगा लंब बराबर में 3, आधार बराबर में हो जाएगा 5 और कर्ण बराबर में हो जाएगा √34। यहाँ से पूछा गया है हमसे कि 1 + tan थीटा और बटा में 1 - cos थीटा का मान क्या होगा। तो 1 + tan थीटा बराबर में होता है लंब बट्टा में आधार, कि यहाँ से हो जाएगा लंब बट्टा में आधार और बट्टा में हो जाएगा 1 - का cos थीटा बराबर में होता है आधार बट्टा में लंब है, या आधार बट्टा में लंब है। यहाँ से हो जाएगा 1 + लंब कितना है, वह है 3, आधार 5, और ये हो जाएगा 1 - का 5/3। यहाँ से दोस्तों ये एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + का 3 बट्टे में 5, और ये एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा 3 - का 5 और बट्टे में हो जाएगा 3। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 या 3 8/5, और ये हो जाएगा 3 में, ये 3 में से -5 जाएगा, इनके -2, ये कर जाएगा 4 बार में, यहाँ से हमारा आ जाएगा -3 12/5। इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40 अंक प्राप्त करता है और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंक पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से 2 पेपर है। पहला पेपर कितना का है, पहला पेपर जो है वह है 200 का, जिसमें कि एक छात्र लाता है 200 में से 40%, क्योंकि ये लाता है 200 का 40%। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, इनकी ये लाता है 40 दूनी 80 अंक। और दूसरा पेपर कौन सा है, इनकी पेपर 2 में है, यह है टोटल कितने मार्क्स का, तो यह है 150 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें उसको कितना लाना है वही हमको निकालना है। और टोटल कितना है पास होने के लिए, तो टोटल जो है वो है 50%। 200 और 150 का लाना है हमको 50%। यहाँ से जगह 350 का 50%, तो ये हो जाएगा डबल जीरो कैंसिल आउट कि 50 25 2 25 15 2 17, 175 अंक लाना है। तो पहले पेपर में कितना लाया है 80 अंक, पहले पेपर में लाया है 80 अंक, दूसरे पेपर में मालूम नहीं कितना लाया है, 1 लाया है, और संपूर्ण पेपर में कितना लाना है पास होने के लिए 175 अंक। यहाँ से x बराबर में हो जाएगा 175 माइनस का 80। यहाँ से x बराबर हम लिख सकते हैं ये 5 ये 9 8 17 यानी कि 95 अंक दूसरे विषय में उसको लाना पड़ेगा। तीसरा प्रतिशत पूछा है, यहाँ से प्रतिशत बराबर में हो जाएगा कितना का लाना है 95, और किससे लाना है तो वो 150 में से लाना है। यहाँ से हो जाएगा 150 और गुने में 100, यहाँ से एक जो से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कर जाएगा 25 15 और ये 19 5 95। यहाँ से आ जाएगा हमारा 190/3, इन किसको घटाएंगे तो 36 18 1 तितरी के 9 1 तितरी के 9 तितरी के 9 यानी कि 300.33%, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग का 64%। इसलिए ऑप्शन हम लोग डी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि AQ - BQ बराबर में 625, A² - B² में 25 और A + B बराबर में 5 है तो A² + AB + B² का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि AQ - BQ बराबर में होता है A + B इंटू का होता है A² प्लस का AB और प्लस का होता है B²। ठीक है, यहाँ से AQ - BQ का मान कितना दिया है, यहाँ से दिया है AQ - BQ का मान 625 बराबर में हो जाएगा A + B का मान दिया है 5 और ये हो जाएगा A² प्लस का AB और प्लस का B²। ठीक है, ये कर जाएगा दोस्तों 125 बार में,
क्योंकि 125 बराबर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हम बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 के विभाजित करने पर कम से 5, 10 और 15 शेष बचेगा। यानी कहीं ना कहीं हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, क्योंकि ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो दोस्तों पहले हम इसको कर लेंगे। 155 माइनस के कितना शेष बच रहा है, वह बच रहा है 5। दूसरे में कितना है, दूसरा है 260 और इसमें शेष बच रहा है 10 का, तो माइनस का 10 करेंगे। और तीसरे में कितना है, तीसरे में 315 और इसमें शेषफल बच रहा है 15। यहाँ से ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 300। यानी कि 150, 250 और 300 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना होगा। यहाँ से हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे 150, 250, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1, यानी कि ये हो जाएगा 150। यहाँ से हो जाएगा 0, 0, 100, फिर ये हो जाएगा 150, यानी कि एक बार में, तो ये हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 50। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो है 50। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई है और अनुपात 5:2 हो गया है। तो क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी। यहाँ से दिया है, एक क्लब में महिला और पुरुष का अनुपात दिया है, वह दिया है 3:2। ठीक है, इसको मान लेते कि यह है 3x अनुपात का 2x, जिसमें कि 300 महिला क्लब में शामिल हुई है। कि महिला कितना शामिल हुई है, यह हुई है 300 और बटे में हो जाएगा 2x और इसी का अनुपात हो जा रहा है 5:2, यानी कि 5/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस का 300 बराबर में हो जाएगा ये 5x। तो 3x को इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 300 बराबर में हो जाएगा 5x माइनस का 3x, यानी कि 2x। ये कट जाएगा 15 बार में, x बराबर में आ गया हमारा 150। लेकिन यहाँ से पूछा क्या है, यहाँ से पूछा गया है हमसे अब महिलाओं की संख्या कितनी है। तो पहले दूसरे कितना था, वो 3x था। यहाँ से जगह 3x बराबर में 3 गुने में 150, कि पहले था यहाँ से 450 और कितने शामिल हुए हैं, वो हुई है और अब शामिल हुई है 300। यहाँ से हो जाएगा अब महिलाओं की संख्या, क्योंकि अब महिला की संख्या जो हो जाएगा वो पहले था 450, लेकिन बाद में शामिल हुई है 300। यहाँ से जगह 450 प्लस का 300 यानी कि 750। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 60 है और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। दोस्तों यहाँ से दिया है दो संख्याओं का योग, तो मान लेते दो संख्या जो है वो x और y है। तो यहाँ से हो जाएगा दो संख्याओं का योग है कि x प्लस y का मान दिया है, यह दिया है 60 और एलसीएम दिया है वो दिया है 12 और एचसीएफ जो दिया है वो दिया है 72। तो हमको ज्ञात करना है संख्याओं का व्युत्क्रम, यानी कि 1/x प्लस का 1/में y ज्ञात करना है। यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा एलसीएम, यानी कि एक्स वाई जब एलसीएम हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा ये y प्लस का x। ये एक्चुअली में हमको ज्ञात करना है y प्लस एक्स बटा में एक्स वाई। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है वह एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। यहाँ से हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्योंकि 12 इंटू का 72। यहाँ से एक्स वाई बराबर में आ गया 12 इंटू 72। यहाँ से हम मान भर देंगे, क्योंकि y प्लस एक्स कितना है, दो संख्या का योग है 60 से हो जाएगा ये 60 और बटे में दो संख्या का गुणनफल यह है 12 गुने 72। 12 गुने 72 ये कट जाएगा 12 × 60, यहाँ से आ जाएगा हमारा 5/72। इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंडर रूट का 54 गुने अंडर रूट का 125 और बट्टा में अंडर रूट का 24 इंटू अंडर रूट का 45 का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है अंडर रूट का 54 कि अंडर रूट का 54 इंटू का दिया है अंडर रूट का 125 और बट्टे में दिया है अंडर रूट का
24 इंटू का अंडर रूट का 45। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट का 9 इंटू का 6 इंटू 9 6 54। और इसको लिख सकते हैं हम दोस्तों 25 5 125। और बट्टे में इसको लिख सकते हैं अंडर रूट का 6 चौके 24। और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट का 9 5 45। तो दोस्तों 25 का वर्गमूल कितना होता है, यह होता है 5। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, यह होता है 3। यहाँ से 3 रूट का 6 इंटू का 5 रूट का 5। और ये बट्टे में हो जाएगा 2 रूट का 6 इंटू का 3 रूट का 5। यहाँ से ये हो जाएगा 15 रूट का 30। और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 रूट का 30। तो यहाँ से रूट कैंसिल आउट। और यहाँ से 3 दूनी 6 और ये 3 5 15। 5 बटा में 2 यानी कि 2.5। इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए एक वस्तु का लागत मूल्य जो है सीपी जो है वह अंकित मूल्य का यानी कि एमपी का 75% है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा सीपी बटा में एमपी बराबर में ये 75 बटा में 100। ठीक है, कि सीपी आ गया 75 और एमपी आ गया 100। तो यहाँ से दिया है कि 15% की छूट दी जाती है, डिस्काउंट दे दिया जा रहा है ये 100 पर। तो 100 का अगर हम 15% निकालेंगे ये हो जाएगा 100 का 15% यानी कि 15। यहाँ से डिस्काउंट दिया जा रहा है 15 का, कि बेचा कितने में जा रहा है, तो बेचा जा रहा है डिस्काउंट के बाद वो बेचा जा रहा है 85 रुपये में। दोस्तों कितना का इसको लाभ हो रहा है, 75 में खरीद रहा है और बेच रहा है 85 रुपया में, तो उसको लाभ हो रहा है 10 रुपये का। और किससे हो रहा है, वो 75 रुपया से। और गुने में हो जाएगा 100, ये 25 से 75 और ये 25 चौके 100। ऐसा प्रॉफिट परसेंट बराबर में हो जाएगा 40 बटा में 3 यानी कि 13.33%। इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपये में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन पर एवं अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वो बचत करता है, तो बचत की राशि कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से हरीश का वेतन कितना है, हरीश का वेतन जो है वो है 45,000 रुपया। ठीक है, जिसमें कि वो 1/3 शिक्षा पर खर्च कर रहा है। शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, शिक्षा पर खर्च कर रहा है 45,000 का 1/3 इनके खर्च कर रहा है 15,000 रुपया। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है वो 2/6 भोजन पर, कि भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, तो भोजन पर जो खर्च कर रहा है वो कर रहा है 45,000 का 2/6। ये कर जाएगा 3 दूनी 6 और ये 15 तिया 45 और ये 2 एकम 2, यानी कि भोजन पर भी खर्च कर रहा है 15,000 रुपये का। तो टोटल खर्च कितना कर दे रहा है, टोटल खर्च कर दे रहा है वो शिक्षा पर कर रहा है 15,000 और भोजन पर कर रहा है 15,000, टोटल खर्च कर दे रहा है 30,000 रुपया। तो बचत कितना कर रहा है, बचत जो कर रहा है वो कर रहा है 30,000, तो खर्च कर दिया 45,000 में, तो बचत कर रहा है 15,000 रुपये का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या होगी। कि 680 बराबर में दिया है पी यानी कि 3400 गुने आर इंटू टी कितना दिया है 4 वर्ष, और बटे में हो जाएगा 100। ठीक कर जाएगा 2 0 कैंसिल आउट, और 34 दूनी 68 यानी कि 20, और ये कर जाएगा 4 5 20। यहाँ से रेट बराबर में आ जाएगा 5%। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। कि इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई की दोगुनी है, यानी कि चौड़ाई का दोगुना है। यहाँ से लंबाई बटा में चौड़ाई बराबर में आ जाएगा 2/1। और आयत का परिमाप दिया है 48 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप जो दिया है वो दिया है 48 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप बराबर में होता है 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई। यहाँ से 2 इंटू का
लंबाई प्लस चौड़ाई इनके 2 और 1 3 बराबर में 48। यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 बराबर में हो जाएगा 48, 1 बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। यहाँ से लंबाई कितना आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा 8 दूनी 16 और ये चौड़ाई 8। जैसे क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल बराबर में होता है आयत का लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 16 गुने में 8, ये हो जाएगा 16 8 28 से, यानी कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x बट्टा में 2 प्लस का 2 बट्टा में y बराबर में 1 और y बट्टा में 2 प्लस 2 बट्टा में z बराबर में 1 है तो z बट्टा में 2 प्लस का 2 बट्टा में x का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि x बट्टे में 2 प्लस का 2 बट्टे में y बराबर में 1 दिया है, और एक तो और दिया है y बट्टे में 2 प्लस का 2 बट्टे में z बराबर में 1। तो हमसे पूछा गया है z बट्टे में 2 प्लस का 2 बट्टे में x का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि x बराबर जो है वह है -2। ठीक है, यहाँ से इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं -2 बट्टे में 2 प्लस का 2 बट्टे में y बराबर में 1, ये हो जाएगा -1 प्लस का 2 बट्टे में y बराबर में 1। तो 1 को इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में कि 2 बट्टा में y बराबर में हो जाएगा 1 प्लस का 1 यानी कि 2। तो यहाँ से 2 बट्टे में y बराबर में आ गया 2। यहाँ से दोस्तों ये कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ से आ जाएगा y बराबर में 1। ठीक है, तो जब y बराबर यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से भर देंगे y का मान, यहाँ से ये हो जाएगा 1 बट्टे में 2 प्लस का 2 बट्टे में z बराबर में 1। ये दोस्तों हो जाएगा 2 बट्टे में z बराबर में 1 माइनस 1 बट्टा में 2। यहाँ से हो जाएगा 2 बट्टे में z बराबर में, ये 1 में से आधा जाएगा, ये बच जाएगा आधा। यहाँ से तीछा तिरछी गुना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा z बराबर में 2 दूनी 4। हमसे पूछा गया है z बट्टा में 2 प्लस का 2 बट्टा में x का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा z का मान कितना गया 4, कि 4 बट्टे में 2 प्लस का 2 बट्टे में कितना माने x का मान, वो माने है -2, कि -2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, यानी कि 2 -1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1। इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2400 के 12% में क्या जोड़े की योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। दोस्तों मान लेते हैं कि 2400 के 12% में x जोड़े की ये आ जा रहा है 5400 का 18% के बराबर। ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 24 दूनी 48 के 8 हासिल 4, 24 से 4 28 के 288 प्लस का x बराबर में, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, या 48 को 72 के 2 हासिल 7, 18 5 90 और 7 97, यानी कि 972। ऐसे x बराबर में हो जाएगा 972 माइनस का 288। ऐसे x बराबर में हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4, और ये 16 में से 8 जाएगा 8, और ये 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि 684। यानी कि अगर 2400 का 12% में अगर हम 684 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5400 का 18% के बराबर। इसलिए ऑप्शन हम लोग डी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि 1 बट्टा में साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस का कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस का साइन 15 डिग्री बट्टा में कोस 75 डिग्री और प्लस का कोस 65 डिग्री बट्टा में साइन 25 डिग्री बराबर में √3 tan थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है 1 बट्टा में साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस का कोस स्क्वायर 65 डिग्री और फिर दिया है प्लस का साइन 15 डिग्री और बट्टे में दिया है कोस का 75 डिग्री और प्लस में दिया है कोस का 65 डिग्री और बट्टे में दिया है साइन का 25 डिग्री बराबर में दिया है √3 tan थीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 होता है, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कॉस
थीटा। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस के कॉस स्क्वायर 65 डिग्री का मान ये हो जाएगा 1। और यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 यानी कि कॉस 75 डिग्री। यहाँ से इसको दोस्तों हटाएंगे, ये हो जाएगा कॉस का 75 डिग्री। ठीक इसी प्रकार इसको भी करेंगे, कॉस 65 डिग्री है और यहाँ पर साइन 25 डिग्री है, तो साइन 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 65 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस का 65 डिग्री। यहाँ से ये भी हो जाएगा कॉस का 65 डिग्री। यहाँ से दोस्तों आ जाएगा एक कट कर एक और ये कट कर एक, और यहाँ से आ जाएगा 1/में यानी कि 1 प्लस का 1 प्लस का 1 बराबर में यहाँ से बच जाएगा √3 tan थीटा। यहाँ से 3 और इसको ला देंगे इधर, ये हो जाएगा भागा में कि बटे में √3 बराबर में tan थीटा। यहाँ से √3 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ ये हो जाएगा 3√3 और बटे में हो जाएगा 3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट बराबर में हो जाएगा tan थीटा। यहाँ से √3 बराबर में आ गया tan थीटा, तो √3 बराबर में होता है tan में tan 60 डिग्री का मान, क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं tan का थीटा। जैसे tan से tan कैंसिल आउट, क्योंकि थीटा बराबर में आ गया 60 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6/5 का 1/3 प्लस का 2/4 माइनस का 5/6 का 3/10 प्लस का 12/20 माइनस का 1/6 का मान बताइए। इनके यहाँ से दिया है 6/5 का 1/3 प्लस का 2/4 माइनस का 5/6 का 3/10 प्लस का ये दिया है 12/20 और माइनस का दिया है 1/6। तो दोस्तों यहाँ से ये हो जाएगा 1/3 प्लस का ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा, ये चढ़ती है 12 और ये 4 5 20 यानी कि 3/10 प्लस का 3/5। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 प्लस के 5 दूनी 10 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 9/10 और यहाँ से दोस्तों एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 6 यानी कि 2 प्लस का ये हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 5/6। ठीक है, 6/5 का मतलब गुना 5/6 और ये हो जाएगा माइनस का 5/6 का मतलब गुना 9/10 और ये माइनस का 1/6। ये दोस्तों कट जाएगा, 6 से 6 ये कैंसिल आउट और ये 5 से 5 और ये दोस्तों हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 3 दूनी 6 और ये 3 के 9। यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 माइनस का 3/4 माइनस का 1/6। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 माइनस का 4 12 यानी कि 3 का 9 और ये 6 दूनी 12 यानी कि माइनस का 2। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 12 माइनस का 9 2 11 और बटे में 12 यानी कि 1/12 यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 180 भागा का 2⁻³ प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 37 माइनस 20 का मान किसके बराबर होगा। यहाँ से दिया है 180 भागा का दिया है 2⁻³ यानी कि 8 प्लस का 3 के स्क्वायर यानी कि 9 प्लस का 1 और ये प्लस का हो जाएगा 35 में से 20 जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 17। यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं 180 बटे में 8 9 17 और 1 18 प्लस का ये हो जाएगा 17, तो ये कर जाएगा 10 बार में कि 10 प्लस का 17 बराबर में हो जाएगा 27। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 × 38 × 764 × 1256 का इकाई अंक क्या होगा। यहाँ से दोस्तों दिया है 4 गुने में 38 गुने का दिया है 764 और गुने का दिया है 1256, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। दोस्तों हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, ये हो जाएगा इकाई अंक 4, ये इकाई अंक 8 और ये इकाई अंक 4 और ये इकाई अंक 6। क्या हो जाएगा 4 गुने का 8 गुने का 4 और गुने का 6, तो ये 6 चौके 24 24 चौके 96 और 96 गुने 8
ये जो 8 छक्के 48 और ये 9 8 72, 72 और 4 76, यानी कि 768। इकाई का पूछा है, इकाई कितना है 8 है, इकाई के यहाँ से हो जाएगा 8, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक राशि को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि कुल रस्सी की लंबाई जो है, कुल रस्सी की लंबाई वह है 15। यहाँ से पहला भाग कितना है, पहला भाग जो है, पहला भाग वह पूरी लंबाई का, इनकी पूरी लंबाई का 15 का 1/5 है। ये हो जाएगा 15। पहला भाग जो है वह है 3 और दूसरा भाग कितना है, तो दूसरा भाग जो है वह है पहले भाग का 3/2 है, कि पहले भाग का 3/2 है, यानी कि 9/2 है, यानी कि 4.5 है। ठीक है, तो तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, तो पहला भाग कितना है 3 है, दूसरा भाग 4.5 है, कि टोटल कितना हो गया लंबाई, ये हो जाएगा 4 और 3 7, यानी कि 7.5। तो कितना बच गया, शेष बच जाएगा जो, वो हो जाएगा तीसरा भाग का लंबाई, कि तीसरा भाग का लंबाई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 माइनस का 7.5, यानी कि ये हो जाएगा 7.5। तो यही दोस्तों जो है वो पूरे लंबाई का कितना अंश है, यहाँ से हो जाएगा 7.5 बटा में 15 कर जाएगा 2 बार में, यानी कि 1/2, यानी कि तीसरा भाग जो है वो पहले भाग का 1/2 अंश है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5 sin 14 डिग्री इंटू का सेक 76 डिग्री प्लस का 3 cot 15 डिग्री इंटू का cot 75 डिग्री और प्लस का 2 tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ से दिया है 5 sin 14 डिग्री इंटू का दिया है सेक का 76 डिग्री और प्लस का दिया है 3 cot 15 डिग्री इंटू का दिया है cot का 75 डिग्री और प्लस का दिया है 2 tan 45 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा और cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, और एक तो और होता है कि cos थीटा इंटू का सेक थीटा बराबर में होता है 1 और tan थीटा इंटू का cot थीटा बराबर में होता है 1। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 5 sin 14 डिग्री है, इसको बदलेंगे cos में, तो ये हो जाएगा साइन का 90 माइनस का 76 बराबर में हो जाएगा cos का 76 डिग्री, क्योंकि 90 में से 76 जाएगा, ये हो जाएगा 14 डिग्री। दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 cos का 76 डिग्री इंटू का सेक का 76 डिग्री और प्लस का, इसको हम लिख सकते हैं 3 cot 15 डिग्री है, cot 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 75 यानी कि tan का 75 डिग्री। ये हो जाएगा 3 tan का 75 डिग्री इंटू का cot का 75 डिग्री और प्लस में यहाँ से हो जाएगा tan 45 डिग्री का मान 1, कि 2 इंटू का 1, यहाँ से दोस्तों हो जाएगा cos 76 डिग्री और sec 76 डिग्री 1 और tan 75 डिग्री cot 75 डिग्री 1, की हो जाएगा 5 गुने 1 यानी कि 5 प्लस का 3 गुने 1 यानी कि 3 और प्लस का 2 गुने 1 यानी कि 2, तो 5 3 8 2 10, इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री 3x माइनस का 8 डिग्री और 5x डिग्री माइनस का 12 डिग्री है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है 2x डिग्री, फिर दिया है 3x डिग्री माइनस का 8 डिग्री और तीसरा दिया है 5x डिग्री माइनस का 12 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x डिग्री प्लस का 3x डिग्री माइनस का 8 डिग्री और प्लस का हो जाएगा 5x डिग्री माइनस का 12 डिग्री और ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर।
ये हो जाएगा 5 3 8 8 2 10, इनकी 10 x डिग्री, और ये 12 अब -8 यानी कि माइनस का 20 डिग्री, बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हम लिख सकते हैं 10x डिग्री बराबर में 180 डिग्री प्लस का ये हो जाएगा 20 डिग्री, जिसको इधर लेकर जाए तो ये हो जाएगा 200 डिग्री। ये कर जाएगा 20 बार में, क्योंकि x डिग्री बराबर में आ गया 20। यहाँ से पूछा सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, जैसे कितना है 2x डिग्री है, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 डिग्री, और ये हो जाएगा 20 3 60 माइनस का 8, यानी कि ये हो जाएगा 52 डिग्री, और ये हो जाएगा 5x यानी कि 20 5 100, 100 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा 12 8 20, और ये 88 यानी कि हो जाएगा 88 डिग्री। तो सबसे बड़े कोण का माप कितना आ गया, वो आ गया 88 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में होता है 2πr/h। तो दोस्तों यहाँ से ऊंचाई दिया है, वह दिया है 14 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इनकी 2πr/h का मान दिया है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से लिखेंगे 2 गुने पाई का मान 22/7 इंटू का r इंटू का h, यानी कि 14 सेंटीमीटर, बराबर में ये हो जाएगा 528 के, ये कट जाएगा 7 दूनी 14, और यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 11 दूनी 22, और ये 11 चौक 44, 8 11 8 88, यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 छक्के 48। यहाँ से r बराबर में आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। यहाँ से पूछा है सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर का आयतन बराबर में होता है πr²h। यहाँ से हो जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू r, 6 इंटू 6 इंटू का h कितना है 14 है, ये कट जाएगा 2 बार में। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा 6 1 36, 36 दूनी 72, यानी कि 22 इंटू का 72। यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1584 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका एलसीएम 231 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। यहाँ से संख्या का अनुपात दिया है, संख्या का अनुपात दिया है 3:7, और इनका एलसीएम जो दिया है वो दिया है कितना दोस्तों 231। यहाँ से अनुपात का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, इनके 21 का मान दिया है 231। यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 21 से कम 1 2, 21 से कम 1, यानी कि 1 का मान आ गया 11। यहाँ से छोटी संख्या पूछा है, तो छोटा अनुपात कौन सा है 3 है, इनके 3 बराबर में हो जाएगा 11 इंटू का 3, इनके 11 तिया 33। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है और आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलती है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती है उस स्थान के स्टेशन ए से दूरी कितनी है। कि एक और ट्रेन जो है वह स्थान ए से बी की ओर चलती है, और ये चलती है कितना दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और दूसरी ट्रेन जो है वो बी से ए की ओर चलती है और यह चलती है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जिसमें कि पहली ट्रेन जो है वो आधे घंटे चल देती है, क्योंकि आधे घंटे के बाद दूसरी ट्रेन जो है वो बी से ए की ओर चलती है। तो दोस्तों पहले ट्रेन को आधे घंटे चला देते हैं, तो ये पहले ट्रेन 1 घंटे में कितना चल रही है, ये चल रही है 50 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना चलेगी, आधे घंटे में चलेगी 25 किलोमीटर। यहाँ से टोटल दूरी कितना दिया है, टोटल दूरी जो दिया है वो दिया है 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर दिया है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 25 किलोमीटर, तो शेष दूरी कितना बच जाएगा, 725 में से अगर 25 चल गया तो शेष बच जाएगा 700 किलोमीटर। ठीक है, और इसी 700 किलोमीटर के बीच की दूरी में ये दोनों आपस में मिलेंगी। यहाँ से रिलेटिव स्पीड हो जाएगा दोनों ट्रेनों की चालों का योग, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रही है, ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड 150 प्लस क्या हो जाएगा 50, बराबर डिस्टेंस कितना है 700 किलोमीटर है, कि 700
बटे में यहाँ से हो जाएगा टी, यहाँ से ये हो जाएगा 200 बराबर में 700 बटे में टी, जैसे टी बराबर में हमारा आ जाएगा 700 बटे में 200, ये हो जाएगा 7 बटे में 2 घंटा। ठीक है, तब पूछा है कि स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी। तो स्टेशन ए से जो पहली ट्रेन की चाल है वो कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी ज्ञात करना है कि डी, और टी कितना है 7 बटे में 2 है, ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 50 बराबर में 2D बटा में 7, ये कर जाएगा 25 बार में। यहाँ से डी बराबर हम लिख सकते हैं 25 इंटू का 7, इनकी 7 पचे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, ये हो गया 175 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी चला है 175 किलोमीटर, घंटा पहले चला है, इनकी 25 किलोमीटर पहले चला है। यहाँ से ए से दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 175 प्लस क्या हो जाएगा 25, यानी कि 200 किलोमीटर। इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है, तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है आसन कोणों का अनुपात, यानी कि कोणों का अनुपात जो दिया है वह दिया है 3:6। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के आसन कोणों का योग जो होता है वह होता है 180 डिग्री, यानी इनका योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो अनुपात में कितना है 6 और 3 9 है, 9 बराबर में दिया है 180 डिग्री, तो 1 बराबर में हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से पूछा है सबसे छोटे कोण की माप, सबसे छोटा अनुपात कौन सा है 3 है, यहाँ से 3 बराबर में हो जाएगा 20 इंटू का 3, यानी कि 60 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 sin 2/3 प्लस का 0.73 माइनस का 3.123 का मान किसके बराबर होगा। क्या हो जाएगा 5 sin 3/2, इनकी 25 15 2 17/3, और ये हो जाएगा प्लस का 0.73, एक तो 0 बैठा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और माइनस का हो जाएगा 3.123। ठीक है, इसको अगर भागा देंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 2 6 18 2 6 18 2, इनकी 5.666 ऐसे ही चलता रहेगा, और प्लस का ये हो जाएगा 0.730 और माइनस का 3.123। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं ये 6 7 6 3 9 7 6 13 के 3 हासिल 1 5 और 1 6, और ये माइनस का हो जाएगा 3.123। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3, 9 में से 2 जाएगा 7, और 3 में से 1 जाएगा 2, दशमलव का 6 में से 3 जाएगा 3, कि 3.273। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेता और हरीश ने 2800 रुपये की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिनों के लिए काम किया और हरीश ने 30 दिनों के लिए काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी जो है वो 5:6 का अनुपात में है, तो श्वेता का हिस्सा कितना है। तो दोस्तों यहाँ से दैनिक मजदूरी का अनुपात दिया है 5:6, जिसमें कि श्वेता काम कर रही है, एस पर श्वेता वो कर रही है 20 दिनों के लिए, और इसका कितना है अनुपात में, यह है 6, ये हो जाए गुने का 5, यानी कि एक दिन में कर रही है 5 यूनिट, तो 20 दिन में कितना करेगी, ये करेगी 100 यूनिट। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि हरीश जो है वो हरीश कर रहा है 30 दिन, और हरीश का एक दिन का कितना है दैनिक मजदूरी, वो है 6, तो यहाँ इसका टोटल कितना कार्य हो जाएगा कि 76 या 18 इनकी 180 हो जाएगा, और इन्हीं का जो दिया है कितने दोस्तों, ये दिया है 28,000 रुपये, ये हो जाएगा 100 प्लस का 180 यानी कि 280, और 280 का मान दिया है 28,000 एक 100 है 28,000 है। ठीक है, ये कर जाएगा दोस्तों 100 बार में, इनकी एक बराबर में आ गया 100, जिसमें कि पूछा है कि श्वेता का हिस्सा कितना है, तो श्वेता कितना है 100 है, यानी कि 100 बराबर में हो जाएगा 100 गुने का 100, यानी कि ये हो जाएगा श्वेता का हिस्सा 10,000 रुपये। अगला प्रश्न है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है, और समान समय के लिए यानी कि 2 वर्ष के लिए और समान दर पर 10% वार्षिक दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है रेट बराबर में 10%, टाइम बराबर में दिया है 2 वर्ष, और ऐसा ही कितना दिया है, ऐसा ही दिया है
500 रुपया। तो ऐसे बराबर में होता है पी आर टी बटा में होता है 100 और इसी का मान दिया है 500। तो पी कितना हो जाएगा, पी नहीं दिया है तो निकालना है। पी आर कितना दिया है 10, टी दिया है 2 और बटे में हो जाएगा 100 बराबर में 500। ये दोस्तों कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और ये 25 दूनी 50 यानी कि 250। जैसे पी बराबर में हो जाएगा 250 गुने का 10 यानी कि 2500। अब बोला है कि इसी मूलधन पर यानी कि पी बराबर में 2500 पर और इसी रेट पर यानी कि 10% की दर से और इसी समय पर 2 वर्ष का सीआई कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से सीआई निकाल लेंगे। तो पहले 2500 का निकालेंगे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज ये हो जाएगा 2500 इंटू 10 इंटू 1 वर्ष बटे में हो जाएगा 100। तो डबल कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा 250। यहाँ से 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया 250, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 250 और जो ब्याज पर ब्याज लगेगा वही हो जाएगा टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि 200 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 200 का अगर 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि ये हो जाएगा 25। तरह से टोटल हो जाएगा जो ये हो जाएगा सी आई, यहाँ से हो जाएगा 250 500 प्लस का 25 यानी कि सी आई आ जाएगा 525 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक NKY GK मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों आप किसी भी बुक का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल NKY GK मास्टर में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।